अब हम कार्यक्रम इस वक्त की शुरुआत करते हैं। इस वक्त में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं से। और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री ने दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, हथकरघा सम्मेलन वाले में और साथ ही बीजेपी का जो पंचायती राज दिवस है उस पर भी उन्होंने क्या कुछ खास बातें कही हैं। और हमारी खास चर्चा होगी कि राहुल गांधी संसद लौट गए हैं, उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, क्या कुछ इससे विपक्ष के अंदर चुनौतियां बढ़ी हैं, इस पर बात होगी। साथ ही हमारी बात होगी इस पर भी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ लेकिन सपा ने हंगामा किया, स्थगित हो गई। और बात होगी कि न्यूज क्लिक पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कुछ ताजा खुलासा किया है और उसके बाद जो राजनीतिक हलचल बढ़ी है ये वही न्यूज क्लिक है जिस पर ईडी ने कार्रवाई की थी, लेकिन उस समय कांग्रेस और वाम दलों ने इस कार्रवाई का विरोध किया था। करेंगे उस पर भी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से की मुलाकात, पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में ली जानकारी, भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज की कथित बदहाली और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को लिया निशाने पर। बीजेपी प्रतिनिधियों से की समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था का लाभ पहुंचाने की अपील। संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। दोनों सदनों की कार्यवाही में आई बाधा, बहाल हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का भी निलंबन हुआ वापस। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के करीबी मंत्री सेंथिल बालाजी को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की रिहाई की मांग वाली याचिका ठुकराई। प्रवर्तन निदेशालय को हिरासत में पूछताछ की दी अनुमति। बालाजी पर राज्य परिवहन विभाग में नौकरियों में धांधली का आरोप। इम्फाल में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। मणिपुर में 2 महिलाओं से बर्बरता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत ने मणिपुर को डीजीपी को भी किया है तलब। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा जो है वो प्रधानमंत्री का 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और उनका संबोधन, क्या कुछ खास कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में हुए शामिल। पीएम ने बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से की मुलाकात, पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में ली जानकारी, भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा, हमारे परिधान हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं। यह दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दी में ताकतवर था उसे आजादी के बाद सशक्त करने पर जोर नहीं दिया गया। ये बात पीएम ने कही। आने वाले त्योहारों में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव त्योहारों में अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना है। ऐसा करके हम हस्तशिल्पी भाई बहनों की मदद करेंगे, पीएम ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही मिलेट पर जोर देते हुए कहा कि मिलेट से हथकरघा के प्रोडक्ट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। एक और कार्यक्रम बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज की कथित बदहाली और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने बीजेपी प्रतिनिधियों से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था का लाभ पहुंचाने की भी
अपील की। तो दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा, दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। साथियों, और मैं साफ मानता हूं, जो स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा को लेकर भी आह्वान किया। और यहां तो मुझे आज उन बहनों से भी मिलने का मौका मिला जो देश में तिरंगा ध्वज बनाने के काम में सालों से लगे हुए हैं। उनसे भी मुझे नमस्ते करने का, बातचीत करने का मौका मिला। हमें इस 15 अगस्त को भी पिछली बार की तरह और आने वाले हर वर्ष हर घर तिरंगा, इस बात को आगे ले जाना है। और जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। इस खबर पर जुड़ रही हमारी संवाददाता जया सिन्हा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया है और खास तौर पर जो बुनकरों से, कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की, ये अपने आप में प्रधानमंत्री का जो एक पर्सनल टच है वो तो है ही। क्या कुछ खास बातें इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कही हैं? बिल्कुल लालचंद, जिस तरह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हथकरघा जो दिवस है ये सिर्फ ना उन तमाम जो हमारे हथकर बुनकर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, उनको सशक्त बनाने के एक कदम और मजबूत बढ़ाता हुआ आगे नजर आ रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसने एक तरह का अभियान की शुरुआत कर दी है जहां पर हम देख रहे हैं कि कई पहल ऐसी उठाई जा रही हैं और विभिन्न स्तरों पर जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे बुनकर हैं, उन्हें और भी सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, जो मंत्र देते हैं, वो किस तरह से एक आह्वान और आंदोलन का रूप ले लेता है, ये हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने खादी की बात कही और आज जो खादी की लोकप्रियता है, खादी के जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ हैंडलूम की बात करें, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से। जब प्रधानमंत्री ने हैंडलूम की बात की है, तो हम कह सकते हैं कि अपने जो हैंडलूम है, जो भारतीय हथकरघा है, उसको लेकर जो स्वीकार्यता है, जो अपने आप में गौरवान्वित जब हम महसूस करते हैं, जब हम हैंडलूम पहनते हैं, वो एक बड़ा बदलाव आम नागरिकों में आया और एक बड़ा बदलाव आया हमारे आर्टिसंस और बुनकरों के जीवन में। हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर से एक आर्टिसन है, बहुत ही संक्षिप्त में इनसे जानना चाहेंगे कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के संबोधन की अगर सबसे खास बात आपको क्या लगी? हमें बहुत अच्छा लगा। हम जम्मू से आए हैं, हम आर्टिजन हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के हैं।
हमारे बहुत आइटम्स बिकते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि मोदी साहब ने हमारे जो हमारे पास सामान है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के सामान जो है उसको बहुत बढ़ावा दिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे क्राफ्ट हमारे पास जो इतना माल पड़ा हुआ है उसका उन्होंने बढ़ावा दिया है। हम यहाँ पे बहुत सिर्फ थैंक यू करना चाहते हैं मोदी जी। धन्यवाद यहाँ पर कर रहे हैं वीडियो से, क्योंकि ये तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, देश के दूर दराज के जगहों से यहाँ पर आर्टिजन्स पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह है कि हर उस क्षेत्र में जो हथकरघा उद्योग है, यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता की बात हो, और सबसे बड़ी चीज है कि उनको जो है उनके माल का, उनको जो उनका उत्पाद है उसको एक बाजार दिलाना। यहाँ पर उन्हें राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से, विभिन्न पहलों के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यहाँ पर कारीगरों के साथ हुआ है। और खास तौर पर जो बिचौलिए हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती थी यहाँ पर वो ये थी आर्टिसंस के लिए कि अपना अगर वो माल भी बना रहे हैं तो उसको बेचने के लिए उनको बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बिचौलियों को एकदम दरकिनार करते हुए सीधे जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, अपना उत्पाद है, अपना प्रोडक्ट है, वो सीधे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। इस वक्त मैं उस प्रदर्शनी में खड़ी हूँ जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और हथकरघा दिवस के साथ साथ देश भर में साल दर साल जो हर साल में लगातार ऐसे कई मेले और एक्सपो का आयोजन किया जाता रहता है प्रशासन की ओर से, विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से, जहां पर इन कारीगरों को, आर्टिसन को एक बाजार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक जया, एक खास बात जो प्रधानमंत्री ने कही, और हम सब जानते हैं कि वस्त्र उद्योग जो है, बाकी उद्योग भी हैं लेकिन वस्त्र उद्योग का अपना एक इतिहास रहा है। वस्त्र उद्योग, खादी, ये हमारी आजादी की लड़ाई से भी जुड़े हुए हैं। और पीएम ने कहा कि पिछले शताब्दी में वस्त्र उद्योग में भारत चैंपियन था, लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। बड़ी बात कही पीएम मोदी ने। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खादी है वो नाइज एक वस्त्र नहीं, एक शस्त्र है, एक अस्त्र है। खादी एक विचारधारा है, जैसे प्रधानमंत्री पहले कहते आ रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारा ये जो हथकरघा उद्योग क्षेत्र है, ये लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक साधन है। और एक समय आया जब हमारे जो बुनकर और जो हमारे कारीगर थे, जो हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, उसका संरक्षण के लिए, उसे संजोए करने के लिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को संजोने में वो बिता देते हैं। वही बुनकर, वही कारीगर जो थे वो हाशिए पर आ गए। वो जो बुनकर थे वो बिचौलियों के हाथों अपना सामान कौलियों के दाम पर बेचने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज उन्हीं बुनकरों को एक ब्रांड के रूप में पेश किया जा रहा है। वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5F फॉर्मूला, जो यहाँ फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये 5F विजन फॉर्मूला जो है प्रधानमंत्री का, आज इन कारीगरों को वैश्विक मानचित्र पर एक पहचान दे रहा है, उन्हें वो सम्मान दे रहा है, उन्हें अपनी मेहनत का, अपनी खून पसीने की कमाई का वो मेहनताना जो मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं वो उनका जो सामान था वो पड़ा रह जाता था। लेकिन आज इतने बड़े मंच पर ये यहाँ पे अपना सामान लाकर पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं। भारत मंडपम, ये वो भारत मंडप है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी पिछले महीने किया, जो कि एक पूरे विश्व के सामने भारत की सामर्थ्य, भारत की शक्ति का मुजाहरा करता है। और आज यहाँ पर दूर दराज से, कोने कोने से यहाँ पर आर्टिसंस आए हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आर्टिसंस को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री का उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री यहाँ पर सोलर पावर्ड लूम पर गए। हम सोलर पावर्ड लूम की बात कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को कैसे हमने यहाँ पर हथकरघा उद्योग के साथ जोड़ दिया, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पहल हमने यहाँ पे देखी। ये वो सोलर पावर्ड हैंडलूम है जिसमें जो युवा है, जिन पे अनुभव थोड़ा कम है, क्योंकि हैंडलूम जो है वो काफी पेचीदा चीज है, लेकिन यहाँ पर युवा जिनका अनुभव कम है, लेकिन वो भी इस सोलर पावर्ड हैंडलूम के जरिए अपने रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। पावर लूम है, जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, वो कितनी नायाब हैं, कितनी बेशकीमती हैं, उनकी पहचान, उनकी ऑथेंटिसिटी, क्यों आज पूरे भारत में ब्रांड इंडिया एक विकसित होकर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सपने को हम और मजबूती से गढ़ रहे हैं, इसकी एक झलक हम लगातार देख रहे हैं इस तरह के एक्सपो में, इस तरह के मेलों में। और खादी इंडिया में यहाँ पर गए प्रधानमंत्री। 15 अगस्त की किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, उसकी झलक हमने यहाँ पे देखी। किस तरह से जो तिरंगा है वो बनाया जाता है, चरखे पर किस तरह से उससे सूत काटा जाता है, वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। और कैसे यहाँ पे लूम के जरिए जो छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे छोटे आर्टिसन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स आकर उनसे बात कर रहे हैं, सीधे उन्हें एक बाजार दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जया जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। अब इसके बाद
क्या कुछ होना है विपक्षी गठबंधन के अंदर, क्या इससे एक नया तनाव पैदा होगा, क्या करेंगे इस पर खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। या तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत चेन्नई में रचेगा इतिहास, या मलेशिया पहली बार जीतेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया भी होंगे खिताब के प्रबल दावेदार। 6 देशों के बीच होने वाली इस महाभिड़ंत पर हम रखेंगे पल पल नजर। चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच देखिए दूरदर्शन के साथ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कुछ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद क्या कुछ बदलाव आ सकता है विपक्षी गठबंधन के अंदर। सदस्यता बहाल होने के बाद आज राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, जहां विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये स्वागत तो सांसदों ने किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है और लोकसभा सचिवालय की ओर से इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो जाहिर है कि विपक्षी गठबंधन को राहुल गांधी के आने से ऊर्जा मिली है, लेकिन अब विपक्ष में इससे सियासी समीकरण बदलने का भी एक अंदेशा है। इस बीच आज दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में है। लोकसभा में यह बिल पहले पारित हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप भी जारी किया है इसी बिल के मद्देनजर। राज्यसभा में बिल को गिराने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 महीने से जबरदस्त अभियान चलाया हुआ था। करीब 9000 किलोमीटर की यात्रा की थी। जाहिर है कि इसी बिल की शर्त पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का नेतृत्व भी कबूल किया था, लेकिन कांग्रेस नेता इस बिल के समर्थन में भी बोल रहे हैं, जैसे संदीप दीक्षित जैसे नेता हैं। विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन के पास 105 सांसद हैं राज्यसभा में, जबकि बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब जरा दूसरी तरफ का हाल देख लीजिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए के पास क्षेत्रीय पार्टियों के साथ 124 सांसदों का समर्थन है, तो संख्या बल में तो फिलहाल राज्यसभा में भी एनडीए ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर में वोटिंग भी होने वाली है शायद। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा था कि इस सत्र में 9 बिल पेश हुए, तब विपक्ष कहां गायब रहा। विपक्ष पीएम मोदी के जवाब की मांग करते हुए चर्चा में भाग लेने से मना कर रहा था, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए दिल्ली सेवा वाले बिल पर चर्चा में आ गया था लोकसभा में, और आज राज्यसभा में भी है। दिल्ली एक एनसीटी है, जाहिर है यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर खास व्यवस्था भी है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन विपक्ष की ओर से ये जो बिल है इसको संघीय ढांचे पर हमला बताया जा रहा है। सवाल यह है कि इस नैरेटिव को विपक्ष के कई नेताओं ने भी नहीं स्वीकार किया है, लेकिन केजरीवाल इस बिल को लेकर अपनी बड़ी भूमिका का ख्वाब देख रहे थे, शायद नेतृत्व, एक तरह से दावेदारी।
राहुल गांधी की संसद में बड़ी सक्रियता से यह डर विपक्षी गठबंधन को सताने लगा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इस गठबंधन का चेहरा बनाकर तो सामने नहीं ले आएगी। टीएमसी ने उधर कल पूरे कोलकाता में आईएनडीआईए के नेता के रूप में ममता बनर्जी का बैनर लगा दिया, यानी पीएम का फेस ममता होगी, ये दावा टीएमसी का है। उसी तरह से बिहार में जेडीयू ने कौमी एकता यात्रा की शुरुआत करके नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की कोशिश की है, लेकिन लालू यादव राहुल गांधी का नेतृत्व चाहते हैं, यानी यहां भी अंतर्विरोध है। विपक्षी एकता के सामने सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कम है। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर उनकी एकता की टेस्ट भी है और ये टेस्ट शायद कुछ देर में होने भी वाली है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और क्या कुछ इस पर खास बातें हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी आप इन्हें जरूर कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत पहले एक अपडेट से कर लेता हूं राजेश राज से। राजेश, राज्यसभा में इस समय ये बिल पर क्या चर्चा चल रही है और कब तक ये जो टेस्ट की बात हम कर रहे हैं कि आज राज्यसभा में आईएनडीआईए का टेस्ट होना है, ये टेस्ट कब तक हो सकता है, कब तक बिल पर कोई वोटिंग भी हो सकती है क्या? देखिए लालचंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आईएनडीआईए का ये से लिटमस टेस्ट भी हम कह सकते हैं कि ये पहला मौका होगा जब गठबंधन बनने के बाद वो जो दावे करते हैं कि पूरी तौर पर विपक्ष इंटैक्ट है, उनके दावों में कितना दम है इसका भी पता चलेगा। और लोकसभा में आपने देखा कि दिल्ली सेवा विधेयक जो है वो ध्वनिमत से वहाँ पर जो है वॉइस वोटिंग के जरिए ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने उसको पारित कराने की कोशिश की और वह विधेयक जो है कांग्रेस के तमाम विरोधों के बावजूद वो विधेयक जो है वो पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 10 में एक संजय सिंह पहले ही मानसून सत्र से निष्कासित हो चुके हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 1 सांसद थे, यहां पर 9 सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि वो जोरदार विरोध करे और कहीं ना कहीं डिवीजन इस पर मांगे। तो ऐसे में देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया, चर्चा के लिए रखा और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से उन्होंने जोरदार तकरीर में जो है वो हिस्सा ली है। तो कम हम कह सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों कम से कम एक जगह बैठकर चर्चा करने के लिए राजी हैं, वहां पर चर्चा चल रही है। और अब देखना होगा कि कम से कम 2-3 घंटे जो है चर्चा तो निश्चित तौर पर होगी। और उसके बाद उस दिन भी 2 बजे जब लोकसभा में चर्चा शुरू हुई थी तो 7 बजे के बाद ही विधेयक पारित हो पाया था। तो हम कह सकते हैं कि कुछ देर चर्चा होने के बाद फिर गृह मंत्री उस पर रिप्लाई करेंगे और फिर सदन का क्या आलम होता है ये देखने वाली बात होगी। वो देखना होगा कि क्या यहाँ पर भी वोटिंग की जरूरत पड़ती है और वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो नतीजा क्या होता है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि अच्छी बात है कि चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल यही उठ रहा था और पूछा जा रहा है कि कितना अच्छा होता कि जो बड़े बड़े बिल पास हुए उसमें भी इसी तरह बैठ करके चर्चा करते और कोई शर्त नहीं लाते जिस शर्त को यहाँ आकर के तोड़ दिया। विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं, विनोद जी के पास मैं चलता हूँ। विनोद जी, आज टेस्ट तो है, जाहिर सी बात है, संख्या बल में कुछ संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई है। स्वागत किया आईएनडीआईए के सांसदों ने, करनी भी चाहिए, लेकिन ये स्वागत ऊपरी तौर पर तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोलकाता और पटना की घटनाएं बताती हैं कि स्वागत करते हुए भी अंदर में बहुत कुछ और है। टीएमसी और जेडीयू तो कम से कम ये दिखा रही है। ला जी, आप देखिए कि ये बात आपको हम लोगों को चर्चा में कई बार कर चुके हैं कि आखिर ये यूपीए को आईएनडीआईए करने का क्या मतलब रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि उस पर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था वो फेस को लेके ही था और उस फेस को लेके ही ये सारे जो 26 दलों के विपक्षी गठबंधन की पटना से शुरू हुई यात्रा बंगलौर तक पहुंची है और आने लास्ट वीक में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी महाराष्ट्र में होना है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे उसका ये कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह से बात अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहला तो वही संकट था कि यूपीए क्यों नहीं,
फिर INDA का क्या मतलब है, पार्टियां तो वही हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो संकट था वो फेस को लेके था कि, और उसको यही चीज़ करने के लिए सबसे बड़ा जो विपक्ष के लोगों में आप ये देख रहे थे कि उनको लग रहा था कि शायद राहुल गांधी की ऐसी सजा अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहती है तो उनकी सदस्यता तो शायद आना एक शंका तो है ही, साथ साथ उनका अगला इलेक्शन लड़ने पे भी एक डाउट था, एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन आज जब संसद में वो वापस आए हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, सारी आशंकाएं जो एप्रीहेंशन थी विपक्ष के अपने ही दरों में, वो लगभग ख़त्म सी हो गई है। आज जैसे आपने देखा होगा कि विपक्ष के सारे गठबंधन जो INDA आप कह रहे हैं, विपक्षी इंडिया गठबंधन का, तो वो सारे गठबंधन के लोगों ने, सांसदों ने उनका इतना भव्य तरीके से स्वागत किया है, तो वो एक तरह से लगने लगा है कि आने वाला, अभी आप कल से आप देखेंगे कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू होगी और उसमें माने अब ये बात तय है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही बोलेंगे, जो कल तक मल्लिकार्जुन खड़गे को और भूमिका में आप देखते थे अधीर रंजन चौधरी को देखते थे। अब कांग्रेस में एक ऊर्जा तो आप कह सकते हैं कि बड़ी एनर्जी तो मिली है कि जब राहुल गांधी फ्रंट सीट पे होंगे और वो उस चर्चा में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके इस चर्चा लेने से अंदेशा तो विपक्ष के और धड़ों में तो ये बात सामने में दिख रहा है कि ममता बनर्जी का अगर कल ही आप देखें कि बंगाल में जिस तरह से पूरे पोस्टरबाजी हुई और इंडिया 24 का नेता ममता बनर्जी को बना के और वो सिंगल एक ममता बनर्जी का पोस्टर चिपकाया गया, तो जाहिर सी बात है वो बताने की कोशिश थी कि कांग्रेस ये गलती ना करे कि राहुल गांधी को फेस बनाए। जो बात पटना के सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमारा किसी भी पार्टी की तरफ से अगर कोई नेतृत्व के लिए आगे आते हैं तो उसमें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा। और दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा था कि उसमें किसी भी तरह का जो कांग्रेस में सत्ता की लोलुपता है या उसमें उसकी सत्ता के लिए कोई लालच है, ये बात स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस एक सहयोग की भूमिका में है। ये सारी चीज़ें अब जैसे ही राहुल गांधी ने फ्रंट सीट संभाला है तो ये आशंकाएं तो अपने आप में हैं। बिल्कुल, ये आशंका है और उस आशंका का मतलब राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल हुए हुए 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन कोलकाता और पटना में हलचल दिखाई देने लगी है। मैं लौटता हूँ आपके पास और मैं आरपी सिंह जी के पास आऊँ, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि ज़रूर दुष्यंत जी कई सवाल पूछेंगे, तो पहले मैं दुष्यंत जी के पास ही चलता हूँ, फिर आरपी सिंह जी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। दुष्यंत जी, आपसे खास तौर पर 2 चीज़ों पर मैं जानना चाहूँगा। पहली बात ये कि देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई सारे बिल में ये कहते रहे कि नहीं हम तो नहीं आएंगे जब तक PM जवाब नहीं देंगे। अब दिल्ली सेवा बिल वाला आया तो लोकसभा में भी आ गए, राज्यसभा में भी आ गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी तक भी बदस्तूर जारी है। और तीसरी बात ये भी जरा बताइएगा कि राहुल गांधी जी आ तो गए, क्या अब भी वही रुख रहेगा कि कांग्रेस पार्टी PM पद की रेस में नहीं है? दुष्यंत, देखिए, पहला तो मैं बिल के विषय में बताऊँ जी। बिल के विषय में तो कांग्रेस पार्टी पूरा जो संयुक्त विपक्ष का गठबंधन है उसके साथ मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है और जोरदार बहस होगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संविधान को और संविधान के अधिकारों को रोकने का, दबाने का, विपक्षी राजनीतिक दलों की जो राज्य सरकारें हैं उनके अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है, उसको एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा और देश में एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा। एक आध जो नेताओं की बात की जा रही है कि भाई वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो देखिए जी, लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सबकी बातों का, विचारों का थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि संदीप दीक्षित की बात सुनवा रहा हूँ आपको। इस संदीप दीक्षित ने आखिर कहा क्या है, संदीप दीक्षित को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप ही के पास आऊँगा। तो खैर एक अपना मत पहले से रहा है कि ये जो बिल है ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है और ये पूरी की पूरी जो कहानी बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में फजूल का एक विवाद खड़ा किया गया, ये केजरीवाल ने कोई 4-5 साल से एक सुनियोजित तरीके से भारत सरकार से झगड़ा करके और उल्टी सीधी बार बार आरोप लगा के कभी LG पे, कभी किसी पे, कभी अधिकारियों पर एक प्रथा सी बना दी थी। तो उस कारण से जिस स्थिति में आज वो अपने आप को पा रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी अपनी बनाई हुई है। तो दुष्यंत जी, मैं आप ही के पास फिर से वापस आ रहा हूँ। हमने ये बात सुनी, संदीप देखिए की बात सुनी, लेकिन ये बात सिर्फ संदीप दीक्षित की नहीं है, बात इसी तरह से अजय माकन की निकलती है, बिल्कुल बात इसी तरह से पंजाब यूनिट के कांग्रेस नेताओं की निकलती है। तो आप ये कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए नेताओं की देखिए इनकी बात सैद्धांतिक रूप से ठीक है। कई बार ऐसे झगड़े जैसी स्थिति बनाने की
विवादास्पद स्थितियां पैदा करने के प्रयास हुए हैं, उसमें वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से सैद्धांतिक रूप से देखें तो अगर मुख्यमंत्री का सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री के मंत्रालय के सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मिनिस्टर करेगा। अगर हम ये परंपरा को चेंज कर देंगे और गवर्नर साहब सुपर सीएम बन के काम करेंगे तो फिर राज्य सरकार के चयन के लिए जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है, एक पार्टी को मैंडेट दिया है, फिर वो उनके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, करना चाहिए। और कुछ जो बातें हैं उनकी, उनमें भी दम है, ऐसा नहीं है कि वो निर्मूल बातें हैं। उन्होंने भी कुछ बातें जो कही है, कई बार अनावश्यक रूप से झगड़े हुए हैं। ठीक है, अब उस पर आ जाइए कि राहुल गांधी के आने के बाद भी क्या ये ऑफर रहेगा कि पीएम पद पर हमारी दावेदारी नहीं है? देखिए ये तो साहब कांग्रेस पार्टी का यूपीए 1-2 के समय भी मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कोई घोषित प्रत्याशी मुख्य प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं था, और वही स्थिति अब है। बातों में अंतर है। सांसद तय करेंगे, चुने हुए सांसद तय करेंगे। और सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी, श्री नीतीश कुमार, श्री सीताराम येचुरी, श्री स्टैलिन अगर कोई भूमिका बनाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर वो कोई प्राइम मिनिस्टर की या कोई लीड करने की नेतृत्व भूमिका, देखिए चेहरा तो राहुल गांधी है। अच्छा, मतलब आ गए राहुल गांधी एक विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के एक विश्वसनीय चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है, संघर्षशील चेहरा है। और देश के युवाओं को, देश के पिछड़े वर्ग को, देश के किसानों को उनसे उम्मीदें हैं। तो अगर ये कहें या मैं मतलब चेहरा तो है, चेहरा तो है। विपक्ष को लीड तो राहुल गांधी कर रहे हैं और करेंगे, और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक, लौटता हूँ आपके पास। अब आरपी सिंह जी के पास आ रहा हूँ। आरपी सिंह जी, आपके पास इसीलिए सबसे मतलब उनके दुष्यंत नगर की बात लेकर के दुष्यंत नगर जी की बात लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप ठीक से जरा मुकम्मल अपनी बातें जवाब के तौर पर रख पाएं। दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, और अब जाकर के हम देख रहे हैं कि पटना में, कोलकाता में सदस्यता बहाल होते ही अभियान भी शुरू हो गया। इधर दुष्यंत नागर जी ने भी बोल ही दिया कि हाँ क्यों नहीं, उनकी सबसे बड़ी दावेदारी बनती है। तो अब जाकर के आपको लगता है कि ये जो विपक्षी गठबंधन INDIA है, इसका अंतर्विरोध और बढ़ेगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं आपको भी मिलने वाला है? देखिए, दिल्ली का बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों भी दर्शाते हैं कि पहले से ही आपस में रेस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की जरूरत नहीं थी, कोई दिल्ली के बिल से साबित हो जाता भी कितने वोट किसके पास है, कहाँ कौन खड़ा है जी। और वह बिल आना भी था और कांग्रेस समर्थन दे दिया, परंतु कहीं सोच में आ गया कि अगर ये बिल गलती से कहीं पास हो गया तो उस समय केजरीवाल का जो कद बड़ा हो जाएगा, तो उस समय फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे या कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, ताकि वो बिल का साथ जो हो हम अपनी व्यापक बात करेंगे, और उस व्यापक बात के अंदर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये तो वहीं से दिख रहा था कि मामला आपस में खटपट है। और दुष्यंत जी जितना मर्जी कहें, जमीनी हालात ये है, पंजाब के अंदर 4 इनके मंत्री जेल में हैं, जो जेल के बाहर हैं, मतलब परंतु 3 तो मुझे पक्का जेल में हुआ है, एक अभी जेल में है जो कि उप मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो जेल में है। तो देखता है कि किस प्रकार का समझौता, किस प्रकार की बातचीत है इनकी आपस में। ये यहाँ पर हाथ मिला लें, आपस में फोटो खिंचवा लें, आपस में हाथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर वेव कर लें, परंतु क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे? क्या उन लोगों के, उन परिवारों के, उन नेताओं के जो समर्थक है उनके दिल मिल पाएंगे जिनको इन्होंने जेल में डलवाया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जेल में डलवाया? अगली बार TMC की बात करते हैं। TMC ने अभी इनके सागर डीगी के अभी हाल में जीते हुए एक बरियोन विश्वास नाम से MLA थे, एक अकेला विधायक जीता था इनका बाई इलेक्शन में, और वो जीता इसलिए कि वहाँ पर मुसलमानों का पोलराइजेशन हुआ, जो कि पहले ममता दीदी के पक्ष में होता था। इस बार उन्होंने कहा कि हम ममता दीदी को वोट नहीं देंगे, हम मैसेज देना चाहते हैं। ममता दीदी उसको अपने पार्टी में ले आई हैं। आज अब वो किस मुंह से आपस में समझौता चलेगा, क्या चलेगा? आपको क्या लगता है सागर डीगी के जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिनका नेता उठाकर ममता दीदी साथ ले गई हैं, वो साथ चलेंगे क्या? या जो कार्यकर्ताओं की
इनके यहाँ, अब इनके तो मानते नहीं, जिन कार्यकर्ताओं की इनकी शहादत हुई टीएमसी के चलते हुए, सरकार के चलते हुए, वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ अभी, उसके चलते जिन लोगों की हत्या हुई या मृत्यु हुई, और जिसको लेकर अभी जो चुनाव हुआ, और जिसमें अधीर रंजन जी वहाँ पर कई दिन तक हड़ताल में बैठे रहे। आपको लगता है कि कार्यकर्ता मन मारकर काम करेगा क्या? एक तीसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। केरल के अंदर इनके पार्टी के अध्यक्ष को कम्युनिस्ट पार्टी ने अरेस्ट कराया, और वो कारण जो भी रहे हों, परंतु क्या लगता है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अरेस्ट करा दिया हो, वहाँ की पार्टी आपस में तालमेल करेगी? मैं एक बात कहकर अपनी समाप्त करता हूँ। कुछ दिन पहले सपा और बसपा ने समझौता किया था, कुछ साल पहले, और कहा था कमाल का समझौता हो गया, बुआ बबुआ वाला समझौता, और उससे बढ़िया समझौता हो सकता है, इससे बढ़िया अर्थमेटिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब मिलाकर इससे बढ़िया समझौता हो सकता है। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जातियों के कॉम्बिनेशन सब एक जैसे हो गए, सब अच्छा हो गया, जीतेंगे। यूपी में तो हमने देखा है बुआ बबुआ वाला समझौता और 2 लड़कों वाला समझौता। नहीं, बुआ बबुआ वाला कॉम्बिनेशन से करूँ कि उसमें कह दिया कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छा हो नहीं सकता। आउटकम याद है ना आपको क्या हुआ था? तो ये इसलिए क्योंकि आप ऊपर हाथ मिलाते रहो, ऊपर चेहरे पे नकली चेहरा लगाकर मुस्कुराते रहो, और अंदर में मिलान हो नहीं रहा। अंदर मिलान होता ही नहीं है। लौटता हूँ आपके पास। मैं देखता हूँ कि मैं राजेश राज से ये पूछता हूँ कि राज्यसभा में जो गूंज आ रही है, जिस दुविधा का जिक्र दुष्यंत नागर जी कर रहे हैं कि दिल्ली सेवा बिल पर सिद्धांत अलग है, व्यवहार में कुछ और स्टैंड लेना पड़ रहा है, तो जब राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंह भी बोले, तो क्या उनकी बात में भी ये कोई दुविधा दिखाई पड़ी क्या, जब दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस बोल रही है राज्यसभा में? तो राजेश, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा कि कांग्रेस जो है वो इस बिल का विरोध करती है, और वो खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि यह जो बिल है ये मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन करता है, उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने जो बयान दिया कि कांग्रेस को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो दिल्ली कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध की जो बातें हैं, उसका वो बेजोड़ रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से इस विधेयक पर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, माना कि संदीप दीक्षित राज्यसभा में मेंबर नहीं है या लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन वो दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो गुट है, उस गुट में अगर असंतोष और नाराजगी की खबर अगर लालचंद दिखाई पड़ी, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो डूबती नैया है दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी से काउंटर करने के लिए लगातार प्रयास करती है, उनके लिए राहें और भी जो है वो थोड़ा मुश्किल होंगी आने वाले दिनों में। और जहां तक राहुल गांधी के लीडरशिप का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, तो राहुल गांधी आज जब 1 नंबर गेट पर पहुंचे, कांग्रेस के तमाम लोगों ने उनका स्वागत जरूर किया, और उसके बाद गांधी प्रतिमा पर वो गए और वहां जाकर के उन्होंने गांधी जी को प्रणाम करने के बाद फिर सदन की तरफ वो मुखातिब हुए। उसमें जो मैंने देखा कि विपक्ष के जो तमाम नेता थे, उनकी कमी थोड़ी दिखाई पड़ी। रामगोपाल यादव वाला दिखाई पड़े, 1-2 और विपक्ष के नेताओं की जुगलबंदी जो थी वो देखने को मिली, लेकिन तमाम विपक्ष की मौजूदगी वहां पर नहीं थी, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनके लीडरशिप को लेकर संशय पैदा कर सकता है। आरपी सिंह जी, आप कोई बात करना चाहते हैं? मुझे उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जी का जिक्र किया। अभिषेक मनु सिंघवी तो करेंगे, उनके वकील हैं, वो दिल्ली सरकार के वकील है। आपका ये कहना है कि वो जैसे बाहर में केस लड़ते हैं, उस तरह से उन्होंने वहां पर भी समर्थन किया? वकील है, ऑन फीस ऑन रिकॉर्ड वकील है। मुझे पता नहीं कितनी फीस है, अच्छी खासी फीस होगी, तो वकील है उनके, तो ऑलरेडी वकील है। लौटता हूँ आपके पास, विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, बड़ी दिलचस्प बात है, और अभी मैं देख रहा था अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ममता बनर्जी का बहुत बड़ा पोस्टर है, टीएमसी ने जो लगाया है, और पटना में जो चल रहा है जेडीयू का अभियान। लेकिन सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बिहार के महागठबंधन से है कि जेडीयू बता रही है नीतीश जी को पीएम मटेरियल, और लालू जी राहुल जी को दूल्हा बनाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर्विरोध बिहार से, जहां से इसकी पहल की शुरुआत हुई पटना से, सबसे बड़ा अंतर्विरोध वहीं से आ रहा है। लाल जी, मैं पहले चाहूँगा कि आपके जो प्रवक्ता जवाब दे रहे थे, मैं उन लोगों की बात सुन रहा था, तो मुझे लगा कि उन बात पे हम लोगों को भी अपनी कुछ राय रखनी चाहिए। जरूर।
पहले आरपी सिंह जो कह रहे थे कि मैं उनकी बात बताऊं, वो तो कह रहे थे कि अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी के वकील हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, उनकी बात में दम है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के सारे सांसदों ने अपना टाइम जो राज्यसभा में बोलने का था वो अभिषेक मनु सिंघवी को दे दिया था। क्या बात है, बहुत हो। तो आप ये सोचिए कि संसद के पटल जाती है, यहाँ पर समय से जाती है। आप सोचिए कि संसद पे पटल पे बोलने वाला जो हर पार्टी का अपना अपना टाइम होता है इस तरह के सब में, और वो उसमें आम आदमी पार्टी ने के सांसदों ने अपना टाइम भी अभिषेक मनु सिंघवी को दे दिया था कि आप ही हमारी तरफ से बोल लीजिए। ये एक भरोसे का है कि आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें आरपी सिंह जी क्या कह रहे हैं, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो आज दिखा है वो एक बड़ी चीज़ है, इसको आप बड़ी घटना मान सकते हैं। रही बात जो अभी दुष्यंत जी कह रहे थे, दुष्यंत जी बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जब वो कांग्रेस के सपोर्ट में बोलते बोलते वो चीज़ों को उसी तरह से वहाँ वकील बन जाते हैं जैसे अभिषेक मनु सिंघवी आज फेडरलिज्म पे वहाँ राज्यसभा में बोल रहे थे। तो अब सवाल है कि जब आप दिल्ली को, आप ये देखें परसों ही लोकसभा की चर्चा में अमित शाह ने किस तरह से कहा था और संवैधानिक व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि दिल्ली न तो एक राज्य है न दिल्ली एक संपूर्ण संघ शासित प्रदेश है। ठीक है। तो आप दिल्ली का की जो दर्जा है एनसीटी का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जब आप इसको रखते हैं तो यहाँ पे कई तरह के संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है। तो इस व्यवस्था के नैरेटिव्स को आप ऐसे बनाते हैं जैसे आपको लगता है कि दिल्ली एक संपूर्ण राज्य है जिसके कैडर को लेके, जिसके पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेके इतना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती कर रही है और उसमें सारे जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। सच बताने की ये जरूरत है कि दिल्ली लगातार पिछले 4 दशक से कई सरकारें आई हैं, कांग्रेस की भी आई है, बीजेपी की भी आई है, जनता पार्टी की भी आई है, कई सरकारें आई हैं। किसी सरकारों ने आज तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात क्यों नहीं की? तो ये एक सुविधा की बात नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है कि कैपिटल रीजन है। तो ये सारी चीजें आरपी सिंह जी बेहतर बताएंगे, लेकिन बात अब आपके मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। तो सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है लाल जी कि ये कसमकस क्यों है। तो ये इस तरह की चीज़ों में जब आप देखते हैं कि डे फर्स्ट से ममता बनर्जी ने जिस दिन कहा था कि हमको यूपीए नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको याद होगा ममता बनर्जी का बैठा है। जी। उसके बाद ममता बनर्जी ने एक तरह से ये बात कह दिया था कि यूपीए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता और उन्होंने अपने तरफ से एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की थी, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी। ममता बनर्जी कामयाब नहीं हुई थी। उसके बाद फिर केसीआर का भी चला था। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह पहल शुरू की थी और नीतीश कुमार की इस पहल को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल। और इस सपोर्ट करने का मकसद में आप ये देखिए कि पटना तक तो नीतीश कुमार ठीक रहे, लेकिन जैसे ही पटना का सम्मेलन शिमला जाने की बात हुई थी तो नीतीश कुमार सीन से गायब हो गए और उसके बाद ये कांग्रेस का कांग्रेस के लड़का लेट ये इंडिया गठबंधन हो गया। तो अब ये इन सारे सवालों के बीच में आप जब नेतृत्व का सवाल करते हैं तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि ये पूरा नेतृत्व अब कांग्रेस का है। ठीक। दुष्यंत जी, जो बातें उठ रही हैं, अब देखिए चाहे ये बिल की ही बात लें, अब देख लीजिए आप दिल्ली सेवा बिल को लेकर के अगर आप इसकी जड़ें ढूंढते हुए जाइए, मैं देख रहा था एक दिन रिसर्च करके कि इसकी जड़ें तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के बयान तक जाती हैं, जो दिल्ली को वो बिल्कुल लंदन की तरह एक सिटी के तौर पर रखना चाहते थे, लेकिन आज कांग्रेस ने बिल्कुल रुख बदल लिया इस पर राजनीति। देखिए साहब, परिस्थितियां बदली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पिछले 9-10 9.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें राज्यों की सरकारों को किस तरह से कुचला है, उनके अधिकारों का हनन किया है, राज्य की सरकारों को गिराया है, तोड़ा है। आप देखिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में विपक्ष की और कांग्रेस की सरकारें थी, संयुक्त सरकार। एक चीज उनके विधायक सरकार में किस सरकार को गिराया, एक कम से कम एक एग्जांपल आप दे दीजिए। मध्य प्रदेश और कर्नाटक नैरेटिव मत रखिए। सरकार का सर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पूछने वाला आदरणीय रीजन के 9 साल में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि जब 356 का सर आदरणीय मध्य प्रदेश और कर्नाटक की दोनों सरकारों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायकों का अवैध रूप से अनैतिक तरीके से दल बदल करके गिराया गया, अपनी सरकारों का गठन किया गया। बताइए मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? इसकी क्या परिभाषा बताइए? महाराष्ट्र में किस तरीके से विधायकों को पहले गांधीनगर ले जाया गया, फिर
गया, आसाम ले जाया गया। महाराष्ट्र में एमबीए बंद करके सरकार बना ली, तो उसकी क्या परिभाषा है? बिहार में क्या हुआ? सर बिहार में क्या किया? बिहार में क्या हुआ? पार्टी सही बात है। ने सर एक बात बताइए, विधायकों को जबरदस्ती लेके गई क्या अपना नीतीश, जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी? मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही बात लागू सर मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी ने लोगों के मैंडेट के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार का गठन किया। मुझे क्या, कई बार जब हम अंतर्द्वंद पाते हैं और राजनीति में हम लोग अपना पक्ष ठीक दूसरा पक्ष गलती है, लोग समझते हैं, लोग देख पाते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर सचिन पायलट यहाँ पड़े रहे, दिल्ली आकर यहाँ रहे, यहाँ पर ये रहा, ये लोग इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, यहाँ कहा कि सचिन पायलट को बीजेपी ने खरीद लिया है, उसके होटल का खर्चा बीजेपी दे, कांग्रेस में बने हुए और कांग्रेस में बने हुए, तो ये संख्या का मामला और कुछ नहीं है। किसी ने नहीं कहा, समय की कमी है। हम एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी का स्वागत है, सदन में आए, अच्छी बात है, और एक अच्छे नेता की तरह बिहेव करेंगे वो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दुष्यंत जी जुड़ने के लिए, आरपी सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए, राजेश आपका भी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये खास चर्चा थी हमारी कि विपक्ष के बीच क्या कुछ अंतर विरोध उभर रहा है और उस अंतर विरोध के चलते किस तरह की खींचतान आगे हो सकती है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ और आमने सामने में पक्ष और विपक्ष आए हैं। हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। तो राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शनिवार तक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सभी सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे विपक्ष उठाए, सरकार उन सभी मुद्दों के समाधान की कोशिश जरूर करेगी। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिर्फ विपक्ष के हल्ला हंगामा, सदन रुकवाने और बाधित करने से नहीं पूरे हो सकते हैं आम लोगों के सपने। लेकिन प्रमुख विपक्षी सपा के सदस्य मणिपुर की घटना और महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे और इसकी वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र में सार्थक चर्चा पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर मुद्दे पर चर्चा और उसका जवाब देने के लिए तैयार है। हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। जुड़ रहे हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आज पहला दिन और सपा का वो हंगामा, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जनहित से जुड़े मुद्दे उठाइए और हम उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे और समाधान देंगे, लेकिन फिर भी सपा ने आज हंगामा किया। देखिए लालचंद जी, विपक्ष जो पूरा विधानसभा उसको रैली स्थल में बदलना चाहता है। वो चाहता है कि जो अपने एजेंडे, राजनीतिक एजेंडे हैं, केवल उन पर चर्चा हो, जबकि सरकार चाह रही है कि जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, जो जन सामान्य के विषय हैं, अगर विपक्ष उठाता है तो उसका समाधान हम लेकर आएंगे। और दोनों के बीच टकराव कौन इसी पर है। विपक्ष चाहता था मणिपुर इशू पर चर्चा हो और सरकार चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के तमाम इशूज हैं, कई जगह बाढ़ आ रही, कई जगह सूखा पड़ा है, कई और समस्या उत्तर प्रदेश में जो 6 साल में काम हुआ है, जिस तरह उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, कैसे उसको और आगे ले जाया जाए, इस पर चर्चा हो। आम आदमी की समस्याएं क्या है, किसानों की समस्या क्या है, इस पर चर्चा हो। और सदन बेसिकली बुलाया भी इसीलिए जाता है कि उत्तर जो जिस प्रदेश का है, उस प्रदेश की चर्चा हो और उन विषयों पर चर्चा करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई
कार्रवाई करे, लेकिन शायद विपक्ष के इतर कहीं जाना चाह रहा था, जिसके कारण एक अटकवा बढ़ा और सदन कल तक के लिए स्थगित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये वाजिब बात है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मणिपुर की विधानसभा है और यहाँ संसद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र, जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि एक बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा तो पहले भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसकी पुष्टि हुई है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने चीन के न्यूज क्लिक मीडिया पर उठाया सवाल। भारत और अन्य देशों के खिलाफ माहौल बनाने में फंडिंग का आरोप एक बार फिर से लगा है। इधर भारत में लोकसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा चीन का फंड कांग्रेस के हित को बढ़ाने में किया जाता है इस्तेमाल। दरअसल ईडी ने न्यूज क्लिक के भारत में कुछ नामचीन लोगों को दिए जाने वाले फंड को किया था चिन्हित, और तब कांग्रेस और वाम दलों ने इसे मीडिया पर हमला बता दिया था और कहा था कि यह कार्रवाई गलत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के द्वारा भारत विरोधी तत्वों से मदद लेने का यह मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। आज 2021 में जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में न्यूज क्लिक की जांच शुरू की तो कांग्रेस और वाम मोर्चा उसके बचाव में उतरी थी, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। अनुराग सिंह ठाकुर का यह भी आरोप है कि 2008 में भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए सीपीसी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके साथ कांग्रेस ने समझौता किया था, और इसी समझौते के तहत चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दिया और उस फाउंडेशन ने यह स्वीकार भी किया। तो पीएम मोदी के विरोध में अभियान चला रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को भी चीनी न्यूज क्लिक से मदद मिली थी। ये बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं। और जब उस समय कार्रवाई हुई थी तो ईडी ने तब न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 9.5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया था। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद भारत में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, और वो बड़ा सवाल ये है कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये फंड क्यों आते हैं और इसका फायदा आखिरकार किन्हें मिल रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कहा। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था, और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। और लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ इस खबर पर। शैलेंद्र, अच्छी तरह से हमें याद है जिस समय न्यूज क्लिक पर कार्रवाई हुई थी, कुछ तथाकथित चैंपियन पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी उससे जुड़े हुए हैं। उस समय बड़ा विरोध हुआ था, बहुत रोना रोया गया था आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी की, मीडिया पर हमले की। एक बार फिर से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बेपर्दा कर दिया है और बीजेपी को मौका मिला है हमला बोलने का। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब ईडी ने कार्रवाई की थी और जब जांच शुरू हुई थी, और हम जानते हैं कि न्यूज क्लिक पर जब ये सवाल उठा था कि भारत विरोधी एजेंडा फैलाने का काम न्यूज क्लिक कर रही है और इसकी फंडिंग विदेश से हो रही है। हम जानते हैं कि आईटी मंत्रालय की तरफ से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लगातार ऐसे वेबसाइट की या ऐसे सोशल मीडिया पोर्टल्स की पहचान की जाती है जो
किसी खास उद्देश्य से भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा बनते हैं, उनके टूल किट बनाते हैं और उनको फंडिंग किसी विदेशी के जरिए होती है, किसी विदेशी संस्था, किसी दूसरे देश के जरिए होती है, पाकिस्तान से या चीन से, उन पर समय समय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और तब ये जब न्यूज क्लिक को लेकर यह बात सामने आई, तब हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता, वामपंथी दलों से जुड़े कुछ सक्रिय लोग और इसके साथ ही साथ कुछ पत्रकार भी, उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर यह सवाल उठाया था कि इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। अब जब विदेशी मीडिया ने एक पूरा एक ट्रेल छापा है कि कैसे चीन से एक आर्थिक मदद फंड मिला था और एक व्यक्ति का नाम लिया गया कि उसे फंड किया गया, वो व्यक्ति जो सिंघम नाम से, उसके अंत में सिंघम है, वो इस न्यूज क्लिक को फंड करता है। तो पूरी एक ट्रेल। और दूसरी बात यह है कि इसका भी जिक्र किया गया है कि एक जो समझौता हुआ था कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी और चीन में हम जानते हैं कि एक समझौता हुआ था, उस पर भी बीजेपी सवाल उठाती रही। तो अब पीछे का इतिहास बताया जा रहा है कि देखिए, जब डोकलाम हुआ था तब राहुल गांधी चीन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे थे, इसके बाद विदेश जाते हैं कैम्ब्रिज में तो चीन की तारीफ करते हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या है, ये सवाल उठा रही है बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर। जी, और इसी का विस्तार से अनुराग सिंह ठाकुर ने जो ट्वीट किया था वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए। समय की कमी है। ये ट्वीट एक बार फिर से आप देख रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के खतरनाक उपकरण है और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। एनवाईटी से बहुत पहले भारत लंबे समय से दुनिया को बताता रहा है कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। समान विचारधारा वाली ताकतों द्वारा समर्थित नेविल एक संदिग्ध भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2021 में जब भारत की प्रवर्तन एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तब कांग्रेस और संपूर्ण वाम उदारवादी लोगों ने उसका बचाव किया था। कांग्रेस के लिए नेविल और न्यूज क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित कभी मायने नहीं रखता। क्या यह वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में सीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और साथ ही कथित तौर पर चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ के लिए दान स्वीकार किया था? यूपीए 1000 बार अपना नाम बदल सकता है, लेकिन लोग जानते हैं कि घमंडिया गठबंधन के हाथों में देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से जबरदस्त करारा वार किया गया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।